हाय गाइस, वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। ये हम मौर्य वंश की श्रृंखला लेके चल रहे हैं और मौर्य वंश का हमने राजनीतिक इतिहास पढ़ा, लेकिन एक चीज़ बीच में हमने ड्रॉप कर दिया था। वो था मौर्य वंश के पहले जो भारत पे विदेशियों का आक्रमण होता है उसकी चर्चा हमने छोड़ दी थी, तो वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, अगर प्राचीन भारत में आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से विदेशियों का आक्रमण हुआ है, तो मूल रूप से तो दो आक्रमण की चर्चा यहाँ पे अनिवार्य हो जाती है। जैसे सबसे पहला आक्रमण आपको ये देखना पड़ेगा कि हखमनी ईरानियों का आक्रमण। पहला आक्रमण किसका देखना पड़ेगा? हखमनी ईरानी। ठीक है, हखमनी ईरानी अथवा इसी को पारसी या फारसी भी कहते हैं। ठीक है, पारसी अथवा फारसियों का आक्रमण। दूसरा है यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण तो वास्तव में यहाँ पे आप देखेंगे जो हखमनी ईरानी है, हखमनी ईरानियों के आक्रमण से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इसमें आप देखेंगे कि साइरस है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम है, जरक्लीज है और दारा तृतीय है। और इसके साथ ही साथ यूनानियों के आक्रमण में आप देखेंगे, यूनानियों के आक्रमण में मूल रूप से इसमें सिकंदर का आक्रमण पढ़ना है आपको। सिकंदर का आक्रमण तो ये इंपॉर्टेंट है प्राचीन काल में भारत पर जो भी आक्रमण हुए हैं उसको लेकर के। तो आइए हम एक एक शासकों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि छठी सदी में, लगभग छठी सदी के मध्य तक आते आते लगभग 558 से लेकर के 529 ईसा पूर्व के आसपास साइरस द्वितीय का भारत पर आक्रमण होता है। क्योंकि ये अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था जो ईरान का शासक था। ईरान में अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद ये मध्य एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और इसी के साथ साथ ये अपनी महत्वाकांक्षा को विस्तार देते हुए, माने साइरस द्वितीय अपनी महत्वाकांक्षा को विस्तार देते हुए ये भारत की तरफ बढ़ता है और भारत के पंजाब में आक्रमण करने की बात करता है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो साइरस द्वितीय है ये भारत पर आक्रमण करने के लिए जब निकलता है, भारत पर आक्रमण करने के लिए निकलता है और इसका टारगेट क्या था? पश्चिमोत्तर क्षेत्र का एक एरिया था जिसे आप पंजाब के नाम से जानते हैं। तो पंजाब पर आक्रमण करने के लिए साइरस द्वितीय जब निकलता है तो ये एक रास्ता जो चुनता है वो जेड्रोसिया के रेगिस्तान के मैदान का रास्ता चुनता है। जेड्रोसिया रेगिस्तान, जेड्रोसिया के रास्ते रेगिस्तान का ये मार्ग चुनता है। चूंकि इसे भौगोलिक ज्ञान बेहतर ना होने के कारण ये इसी रेगिस्तान के रास्ते निकलता है और कुछ दूर जब रेगिस्तान में प्रवेश कर जाता है और चारों तरफ वीरान देख करके वापस जाने की इच्छा हुई, लेकिन इसके मन में ये प्रण आया कि जितना समय वापस जाने में लगेगा उतने में हो सकता है हम इस रेगिस्तान को पार कर जाएं। और इस तरह से ये अपनी अति उत्साह और महत्वाकांक्षा के कारण उसी जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मरुस्थली मैदानों में अपने सैनिकों के साथ चलना शुरू कर दिया। अंततः कहा जाता है, जो प्रमाण मिलता है इतिहास में, कि साइरस द्वितीय अपने सभी सैनिकों के साथ उसी जेड्रोसिया के मैदान में दफन हो गया और भारत तक पहुंच नहीं पाया। भारत पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ सका। तो ये पहला शासक है, ये पहला शासक है हखमनी ईरानी जिसका आक्रमण भारत पर असफल रहा। पहला शासक है हखमनी ईरानी जिसका आक्रमण भारत पर असफल रहा। और दूसरा प्रयास किया जाता है डेरियस प्रथम के द्वारा, या इसी को आप दारा प्रथम कहते हैं। इसका नाम है डेरियस प्रथम अथवा दारा प्रथम। वास्तव में ईरानी शासकों में या फारसी शासकों में अगर आप बात देखें तो सबसे ज़बरदस्त काम अगर कोई करता है तो यही दारा प्रथम करता है। दारा प्रथम करता है या डेरियस प्रथम करता है। डेरियस प्रथम का एक नौसेना अध्यक्ष था जिसका नाम था स्काईलैक्स। नौसेना अध्यक्ष था स्काईलैक्स जो 516 ईसा पूर्व में, स्काईलैक्स 516 ईसा पूर्व में ये पंजाब पर आक्रमण करने में सफल हुआ। क्यों? क्योंकि ये इसके पहले के साइरस ने जो गलती की थी भौगोलिक मार्गों को, तो वो तो रेगिस्तानी एरिया से, स्थलीय एरिया से आया, लेकिन ये जो है ये स्थलीय एरिया से नहीं बल्कि सागरी एरिया से प्रवेश करता है और अंततः यह पंजाब पर अपना अधिकार कर लेता है। दारा प्रथम से जुड़ी हुई कहानी हमको मिलती है हिस्टोरिका में। आपको पता है कि इतिहास के जन्मदाता जिसका नाम है हेरोडोटस, हेरोडोटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में इस बात का उल्लेख मिलता है, दारा प्रथम के उल्लेख की बात होती है। कहा जाता है कि जब दारा प्रथम
के सेनापति या नौसेनापति स्काईलैक्स ने भारत पर आक्रमण किया, तो इस समय वह भारत को अर्थात पंजाब को दारा के 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। ये आप ध्यान से बात देखेंगे, ये सवाल पूछा गया कि किस नंबर के प्रांत के रूप में शामिल किया, तो 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। दारा प्रथम ने भारत के पंजाब पर जब अधिकार प्राप्त कर लिया तो वह अपने साम्राज्य के किस प्रांत के रूप में शामिल किया, तो 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। ये बात हमें कहाँ पे, ये बात हमें हिस्टोरिका में मिल रही है, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में। एक चीज़ और आप यहीं पे देख लीजिए, हिस्टोरिका में एक बात और उल्लेखित की गई है। हिस्टोरिका में हेरोडोटस कहता है कि जो दारा प्रथम का प्रांत है, ये दारा प्रथम के प्रांत से हमको दारा को 360 टैलेंट, कितना, 360 टैलेंट की मुद्रा, यहाँ पर हमने लिखा है 360 टैलेंट की मुद्रा प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में मिलती थी, जो दारा प्रथम के संपूर्ण राजस्व का 1/3 भाग होता था या तीसरा हिस्सा होता था। माने तीसरा हिस्सा केवल और केवल भारतीय प्रांतों से जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि दारा प्रथम के लिए यह भारतीय क्षेत्र कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। ठीक है, इस बात की पुष्टि हमको अभिलेखी साक्ष्यों से भी होती है। दारा प्रथम का भारत पर आक्रमण था, इस बात की पुष्टि हमें अभिलेखी साक्ष्यों से भी होती है। कैसे? दारा प्रथम ने भारतीय परिक्षेत्रों के आसपास 3 अभिलेखों को जारी किया है। 3 अभिलेखों में कौन कौन से? नंबर 1 तो है बेहिस्तीन, दूसरा है पर्सिपोलिस और तीसरा है नक्श ए रुस्तम। दारा प्रथम ने 3 अभिलेख जारी किए हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम। इसमें से आप एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि बेहिस्तून में इसने सतगु और गदर नाम के 2 भारतीय प्रांतों का उल्लेख किया है। दारा का जो ये अभिलेख है, बेहिस्तून का अभिलेख, इसमें इसने सतगु और गदर नाम के 2 प्रांतों का उल्लेख किया है। जबकि पर्सिपोलिस नामक अभिलेख में क्या हुआ है कि सतगु गदर के उल्लेख के साथ ही साथ एक तीसरे प्रांत हिंदू के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो सतगु है, सतगु का आशय होता है सप्त सैंधव प्रदेश। क्या होता है? सप्त सैंधव प्रदेश। गदर का मतलब होता है गांधार, और हिंदू का मतलब होता है सिंधु क्षेत्र। ये 3 भारत पश्चिमोत्तर भारत के 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रांत थे, सतगु, गदर और सिंधु। सतगु, गदर और हिंदू। ठीक है, इसमें सतगु का मतलब सप्त सैंधव प्रदेश से है, गदर का मतलब गांधार से है, जबकि हिंदू का मतलब सिंधु वाले क्षेत्र से है। तो ये बात आप ध्यान देंगे कि पर्सिपोलिस में तीनों का उल्लेख मिलता है, जबकि बेहिस्तून में सतगु का उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से नक्श ए रुस्तम में भी अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक चीज़ और आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों की, इसी दारा प्रथम के इन्हीं अभिलेखों से प्रेरित होकर के अशोक ने भी भारत में अभिलेख जारी करने की परंपरा की शुरुआत की। तो यह भी आपको ध्यान देना है कि भारत में जो अभिलेख जारी करने की परंपरा का विकास हुआ वो किससे सीख करके हुआ, तो दारा प्रथम से सीख करके ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अंततः इसके बाद जब दारा प्रथम 486 के आसपास दारा प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी बनता है जरकलीज। जरकलीज के ज़माने में भी जो भारतीय प्रांत थे दारा के, वे पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। हालांकि कालांतर में धीरे धीरे इनका साम्राज्य जो है वो घटता चला जा रहा था। ये वास्तव में दारा का पुत्र था। ये जरकलीज जो है, जरकलीज ये दारा का पुत्र था और इसने अपने पूर्व के साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखा और 465 ईसा पूर्व के आसपास जरकलीज की मृत्यु हुई और तब जाकर के दारा तृतीय नाम से उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जिस समय दारा तृतीय गद्दी पर था उसी समय यूनानी विजेता सिकंदर का मध्य एशिया के तमाम क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ और इसने ईरान पर आक्रमण किया और ईरान के भाग को सिकंदर ने जीत लिया और यहीं से डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के वंश का अंत हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि ईरानियों के वंश का अंत हो जाता है और एक नई ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत होती है जिसे आप कहते हैं यूनानी अर्थात सिकंदर।
ठीक है, तो आइए हम अब देखते हैं सिकंदर यूनानी विजेता। यूनानी का मतलब दुनिया का विजेता आप इसे कहेंगे कि विश्व विजेता सिकंदर, क्षत्रप सिकंदर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो भारतीय इतिहास के साथ ही साथ प्राचीन भारत के इतिहास में और मौर्यकालीन कालखंड से जुड़ी हुई एक बड़ी विशेष और अहम दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो हम बात करते हैं सिकंदर पर, सिकंदर महान। वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। और आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत पर जो विदेशियों के आक्रमण हुए हैं। इसके पहले के टॉपिक में आपने ये देखा था कि भारत पर जैसे मौर्यों का जो अधिकार था या मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना से लेकर के जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म आपको दिखाई देता है, वो वास्तव में भारतीय राजनीति में एक बड़ी विशाल उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। लेकिन वास्तव में अगर आप ये देखेंगे कि मौर्यों से पहले जो भारत में छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व रहा, उन छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व का सबसे बड़ा ये जो कारण रहा कि जो भारतीय छोटे राज्य थे वे आपस में लड़ रहे थे, और यही मौका था विदेशियों के आक्रमण का, जब सिकंदर के नेतृत्व में भारत पर यूनानियों का एक मजबूत आक्रमण किया गया। इसके पीछे के कारण भारत की एक तो जो राजनीतिक दूरदर्शिता थी वो थी, और दूसरा सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कारक था वो ये था कि सिकंदर जो यूनानी विजेता था, वो विश्व विजय का सपना लेकर के और दुनिया के बहुत सारे देशों को रौंदता हुआ चला जा रहा था। तो आइए हम चर्चा करेंगे आज सिकंदर महान पर, जो वास्तव में विश्व इतिहास में अपना एक अलग विशिष्ट स्थान रखता है। तो वास्तव में आप देखेंगे कि सिकंदर के शुरुआती जीवन में अगर हम प्रकाश डालें तो 356 ईसा पूर्व के आसपास यूरोप का एक प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था मैसिडोनिया, या जिसे आप मकदूनिया कह सकते हैं। मैसिडोनिया अथवा मकदूनिया के शासक हुआ करते थे क्षत्रप फिलिप द्वितीय। मैसिडोनिया के शासक हुआ करते थे क्षत्रप फिलिप द्वितीय। एक शब्द आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्षत्रप, तो क्षत्रप का मतलब होता है राजा। जैसे भारत के राजा महाराजा तमाम तरह की उपाधि धारण करते थे, ठीक उसी तरह से मैसिडोनिया अथवा मकदूनिया में क्षत्रप की उपाधि धारण करता था। और यही क्षत्रप फिलिप द्वितीय के घर सिकंदर का जन्म हुआ, और सिकंदर बचपन से ही बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का बालक था, और लगभग 20 वर्ष की अवस्था तक आते आते उसके पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु हुई, और वो फिर जाकर के मकदूनिया का शासक बना। माने सिकंदर की उम्र जब मात्र 20 वर्ष की थी, तो 20 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर बैठ चुका था। सिकंदर के गुरु के बारे में कहा जाता है कि अरिस्टाटल या अरस्तु सिकंदर के गुरु हुआ करते थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो अरस्तु अथवा अरिस्टाटल था। अरिस्टाटल किसी परिचय के मोहताज नहीं है मित्रों। दर्शन से लेकर के चिकित्सा विज्ञान और विज्ञान के तमाम शाखाओं में इन्होंने अपने अनेक लेख लिखे हैं, और ये इनकी जो उपलब्धियां हैं वो भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के विद्वता के क्षेत्र में बड़ा ही बेहतरीन परचम लहराती हैं। तो सिकंदर का गुरु अरस्तु को माना जाता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में इराक या बेबीलोन में हुई थी, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और इसका अंतिम संस्कार अफ्रीका महाद्वीप के सिकंदरिया में किया गया था। तो मित्रों एक चीज़ आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर से जुड़ी उसके जीवन की 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो तीनों अलग अलग महाद्वीप में बीतती हैं या वो होती हैं। जैसे आप अगर सिकंदर के जन्म की घटना की बात करेंगे तो ये यूरोप महाद्वीप में संपन्न हुआ। सिकंदर का जन्म किस महाद्वीप में, तो यूरोप महाद्वीप में। फिर आप देखेंगे कि मृत्यु किस, तो ये एशिया महाद्वीप में। सिकंदर की मृत्यु एशिया महाद्वीप में, और इसका अंतिम संस्कार करवाया गया अफ्रीका महाद्वीप में। तो सिकंदर के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, उसका जन्म, उसकी मृत्यु और उसके अंतिम संस्कार, ये तीनों 3 महाद्वीप में संपादित किए गए हैं, संपन्न हुए हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो जब फिलिप द्वितीय की मृत्यु हुई तो 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर मकदूनिया या मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठता है, और कहा जाता है कि शुरुआत से ही सिकंदर एक बड़ा महत्वाकांक्षी और बड़ा वीर साहसी शासक हुआ करता था। और जैसे ही इसने मकदूनिया की गद्दी पर अपनी सत्ता को स्थापित किया, वैसे ही इसके मन में विश्व विजय का ख्वाब पलने लगा। और सिकंदर गद्दी पर बैठने के साथ जब इसने यूरोपीय कुछ क्षेत्रों में, मकदूनियाई क्षेत्रों में जब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और जल्द ही जल्द इसने विश्व विजय का ख्वाब सजाया, और देखते ही देखते तुर्की,
अरवेला, मिस्र, बेबीलोन और बैक्ट्रिया जैसे क्षेत्रों पर जो मध्य एशियाई देश के मध्य एशियाई क्षेत्र थे उस पर भी सिकंदर ने अपना परचम लहराया और अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ये कह सकते हैं कि यूरोप के देशों में अपनी व्यवस्था को, अपने साम्राज्य को एक विस्तार देते हुए सिकंदर भयंकर खून खराबा करते हुए मध्य एशिया में प्रवेश किया। और जो उस समय मध्य एशिया बैक्ट्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य हुआ करता था, राजनीति का केंद्र हुआ करता था, इन तमाम क्षेत्रों पे, चाहे तुर्की हो, चाहे अरवेला हो, इराक, ईरान हो, मिस्र, बेबीलोन हो, बैक्ट्रिया हो, इन तमाम क्षेत्रों पर सिकंदर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब ये वो फेज की शुरुआत होती है सिकंदर के जीवन में जब सिकंदर ने इन मध्य एशियाई देशों पर अपने आधिपत्य को स्थापित किया तो फिर पास में ही भारत को कैसे वो नज़रअंदाज कर देता। और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजनीतिक और आर्थिक महत्ता की दृष्टि से विश्व विजय तब तक सफल ना माना जाएगा जब तक कि भारत पर पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति का अधिकार ना हो जाए। तो सिकंदर विश्व विजय का ख्वाब सजाने के लिए भारत की तरफ बढ़ पड़ा। और जैसे ही भारत की तरफ सिकंदर निकलता है मित्रों, एक चीज आप ध्यान देंगे कि सिकंदर जैसे ही हिंदुकुश पर्वत की ओर बढ़ा तो हिंदुकुश पर्वत के पास एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था शशिगुप्त। हिंदुकुश पर्वत के पास के राज्य में एक शासक था जिसका नाम था शशिगुप्त। और ये हिंदू शासक शशिगुप्त ने इस सिकंदर के साथ एक भयंकर संघर्ष किया, लेकिन अंततः हुआ क्या कि शशिगुप्त की पराजय हुई और सिकंदर विजयी हुआ। मजबूरन शशिगुप्त को सिकंदर की सहायता करने का वचन देना पड़ा और इस तरह से हिंदुकुश पर्वत से अब ये भारत की पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में बढ़ने का फिराक करने लगा। दोस्तों ध्यान देंगे कि शशिगुप्त के पराजय के बाद ही इसी हिंदुकुश पर्वत के आसपास सिकंदर ने अपनी सेनाओं को दो भागों में बांट दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को कितनी भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पहले का नेतृत्व उसके सेनापति के द्वारा किया गया और दूसरे टोली का नेतृत्व स्वयं सिकंदर ने किया। सिकंदर ने इसी हिंदुकुश पर्वत के पास अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया और एक का नेतृत्व उसके दो कुशल सेना नायक, एक का नाम था फेहिस्तियान, ध्यान से सुनेंगे, एक का नाम था फेहिस्तियान और दूसरे का नाम था पेर्डियस। इन दो महान सेना नायकों को सिकंदर ने अपने सेनापति के रूप में नियुक्त किया और एक विंग का नेतृत्व करने का जिम्मा थमा दिया। और इनसे ये बात तय हुई थी कि आप काबुल जीतते हुए खैबर दर्रे से होते हुए पुष्कलावती में आकर के मिलेंगे। पुष्कलावती का मतलब गांधार होता है। पुष्कलावती का मतलब गांधार होता है। तो ये बात तय थी कि यहीं से जो सेनापति नेतृत्व करते हुए काबुल पर विजय करते हुए और खैबर के दर्रे से होते हुए पुष्कलावती अर्थात अफगानिस्तान या गांधार के क्षेत्र में, गांधार को ही उस समय पुष्कलावती कहा जाता था, तो पुष्कलावती के क्षेत्र में आकर के मिलेंगे। ये बात पहले से तय हो गई थी। दूसरी तरफ सिकंदर एक विंग का नेतृत्व स्वयं कर रहा था और इस विंग का नेतृत्व करते हुए भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर इसने विजय स्थापित किया। और पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर विजय स्थापित करने के बाद ये सिंधु नदी के आसपास जब पहुंचता है तो ऐसा कहा जाता है कि इसी सिंधु नदी को पार करने के लिए सिकंदर ने अपने नावों का पुल बनाया। जो भी उसके पास नाव थे उस नाव को इसने पुल के रूप में इस्तेमाल किया और इस तरीके से पुल का प्रयोग करके, नाव रूपी पुल का प्रयोग करके सिकंदर सिंधु नदी को पार करते हुए अंततः जो है ये पुष्कलावती या गांधार में पहुंचता है। इसके बाद एक छोटी सी जनजातीय राज्य था जिसका नेता था अष्टक। तो सिकंदर ने अष्टक पर आक्रमण किया और इस तरीके से पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर के कदमों को चूमने लगा। पश्चिमोत्तर भारत में जब सिकंदर का आधिपत्य स्थापित हुआ मित्रों, तो अब बारी थी कि मुख्य जो भूमि थी, हालांकि अभी मध्य भूमि की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्रों के मध्य भूमि की बात कर रहे हैं, जहां पे दो राज्य बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। पश्चिमोत्तर के दो राज्य कौन कौन से? झेलम और चिनाव नदी के दोआब क्षेत्र में बसा हुआ था तक्षशिला प्रांत। झेलम और चिनाव नदी के दोआब क्षेत्र में बसा हुआ था तक्षशिला प्रांत, जहां का शासक हुआ करता था आंबिक अथवा आंबी, एक क्षत्रिय शासक था तक्षशिला में। दूसरी तरफ पंजाब अथवा पुरु में जो झेलम और सिंधु नदी के दोआब में बसा हुआ क्षेत्र था, जहां का शासक था पोरस। ये दो बड़े महान राज्य थे, मजबूत राज्य थे पश्चिमोत्तर के।
जहां पे सिकंदर को अपना आधिपत्य स्थापित करना था। तो चूंकि सिकंदर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पर सबसे पहले पड़ेगा तक्षशिला। तो तक्षशिला से निपटने के लिए, तक्षशिला पर पहुंचने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया तक्षशिला पर। और बताया जाता है कि भारतीय राजनीति में, भारत के प्राचीनतम राजनीति में किसी विदेशी के सामने किसी राजपूत शासक ने यदि स्वेच्छा से हथियार डाल दिए हुए मित्रों, तो उसका नाम था आंभिक अथवा आंभी। ये भारत का पहला गद्दार साबित हुआ आंभिक, जिसने सिकंदर के साथ बिना संघर्ष किए इसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और ये कहा कि अगर भारत में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी मेरे सहायता की तो मैं आपकी सहायता करने का वचन देता हूं। तो आंभिक पहला व्यक्ति है जिसने बिना संघर्ष किए सिकंदर का साथ दे दिया। और इसी के बाद एक चिट्ठी भेजी गई पंजाब या पूर्व के शासक पोरस के पास। तो मित्रों, भारतीय इतिहास में एक चीज और आप ध्यान देंगे कि ये पोरस वो पहला शासक है, ये पोरस वो पहला शासक है पंजाब का शासक जिसने पहली बार भरपूर एनर्जी के साथ सिकंदर का मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया। और हुआ क्या कि जब सिकंदर ने एक लेटर भेजा, एक चिट्ठी भेजी पोरस के शासक, पूर्व के शासक पोरस के पास और कहा कि मैं यूनानी विजेता सिकंदर आपको आगाह करता हूं कि स्वेच्छा से यदि आप अपने राज्य का विलय मेरे साम्राज्य में कर देंगे तो आपके जान को बख्श दूंगा, अन्यथा मेरे कुपभंजन बनने के लिए तैयार रहिएगा। और मित्रों, बता दूं कि इस प्रत्युत्तर में, सिकंदर के इस चेतावनी भरे पत्र के प्रत्युत्तर में भारत के महान सेनानायकों में पोरस ने यह जवाब दिया कि वास्तव में मैं यूनानी विजेता का स्वागत करना चाहूंगा रणभूमि में। जब इस तरह के चुनौती भरे प्रत्युत्तर मिला सिकंदर को तो सिकंदर पूरा तिलमिला उठा और सिकंदर अब पोरस पर आक्रमण करने की योजना बनाई और एक योजनाबद्ध तरीके से इसने पोरस पर आक्रमण कर दिया, अर्थात पूर्व पर आक्रमण कर दिया। मित्रों, कहा जाता है कि सिकंदर के साथ संघर्ष करने में पोरस के साथ सिकंदर को संघर्ष करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इस संघर्ष में जो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। और इसी झेलम नदी के किनारे के युद्ध में जब वास्तव में यहाँ पे देखेंगे कि पोरस और उसके सिकंदर के बीच में संघर्ष हुआ तो पोरस के शरीर में कुल 9 गंभीर घाव आए, लेकिन फिर भी ये जीवन पर्यंत लड़ता रहा। अंततः पोरस जब इतना ज़्यादा जख्मी हो गया और इसके शरीर से रक्त की धारा बहती ही जा रही थी, अंततः मूर्छित होकर के गिर गया। और जब पोरस मूर्छित होकर के गिरा तो सिकंदर ने आंभिक को भेजा कि जाओ उसके साथ संधि प्रस्ताव की बात करो, संधि की बात करो। और संधि की बात करने के लिए, संधि वार्ता की बात करने के लिए जैसे ही आंभिक पहुंचता है पोरस के पास, ये वीर घायल जवान जो हाथ में अपने भाला लेकर के एकदम मूर्छित होकर के गिरा हुआ था, और जैसे ही आंभिक ने पोरस को जगाने का प्रयास किया, मूर्छित अवस्था से उठाने का प्रयास किया, और जैसे ही सिकंदर के विरुद्ध पोरस के मन में वो विचार आया, जैसे ही फिर से इसकी आत्मा जागृत हुई और इसने अपने सामने पाया आंभिक को और बड़े जोर से इसने भाला दे करके एक वार किया घातक, और चिल्लाया जोर से गद्दार, और एक घातक वार किया निकाल करके भाले से। लेकिन शुक्र है भगवान का कि बाल बाल बच गया आंभिक और चिल्ला करके जा करके सिकंदर के खेमे में शामिल हो गया। हालांकि बाद में पोरस का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था मेरुस। पोरस का एक मित्र था जिसका नाम था मेरुस। इसी मेरुस के सहयोग से सिकंदर और पोरस के बीच में संधि की बात चली। और अंततः जब पोरस को गिरफ्तार करके लाया गया, जब पोरस को संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सिकंदर ने पूछा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो मित्रों, आप भारतीय शासक, वीर शासक, साहसी शासक का जवाब सुन करके गर्व महसूस करेंगे कि इसने कहा कि एक राजा के साथ जैसा न्याय करता है, जैसा व्यवहार करता है, मेरे साथ भी आप वैसा ही व्यवहार करोगे। और इसकी वीरता से तो पहले ही सशंकित और आश्चर्यचकित हो चुका था सिकंदर। जब इसकी स्पष्टवादिता को सुनता है मित्रों, तो कहने में गुरेज ना किया सिकंदर ने और बोला कि आपकी वीरता और आपकी स्पष्टवादिता से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका जीता हुआ पूर्व
राज्य पंजाब राज्य मैं आपको वापस कर रहा हूं। तो आप देखेंगे मित्रों कि इस तरह से हारा हुआ युद्ध भी पोरस जीत चुका और अंततः उसकी अधीनता में इसने शासन शुरू कर दिया, चूंकि अधीनस्थ तो हो ही चुका था। एक चीज यहां पे और आप ध्यान देंगे, जो सिकंदर और पोरस के बीच में संघर्ष हुआ है ये 326 ईसा पूर्व में हुआ है। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ ये युद्ध ये 326 ईसा पूर्व में हुआ है, 326 ईसा पूर्व में, और इसी को कहा जाता है झेलम अथवा हाइडे स्पीस का युद्ध। हाइडे स्पीस का युद्ध, दोनों चीजें यहां पे ध्यान देनी है। 326 ईसा पूर्व इसका सन भी, और झेलम अथवा हाइडे स्पीस का युद्ध ये भी आपको ध्यान देना है। तो झेलम और हाइडे स्पीस का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पोरस और सिकंदर के बीच में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो झेलम नदी के किनारे, जिसे यूनानी इतिहासकारों ने हाइडे स्पीस का नाम दिया है। माने झेलम को ही यूनानी इतिहासकारों ने हाइडे स्पीस के नाम से पुकारा है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, आपके लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। एक बात और है, जब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों पर सिकंदर का आधिपत्य स्थापित हुआ तो अब इसको आवश्यकता थी भारत के मध्य भाग में, जैसे जो उस समय भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र था, वो केंद्र तो था मगध। जब तक मगध पर विजय स्थापित ना होगी तब तक किसी भी तरह से सत्ता का विस्तार भारत में सिकंदर नहीं कर सकता था। तो अब सिकंदर ने योजना बनाई, सिकंदर ने योजना बनाया क्या कि अब हम मध्य भारत पर आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर? घनानंद के ऊपर। चूंकि आपको बता दूं कि जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय मगध में सत्ता चल रही थी घनानंद की, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। कहा जाता है कि इसी दौरान सिकंदर से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी, जिसकी स्पष्टवादिता से रुष्ट होकर के सिकंदर ने चंद्रगुप्त को मारने का आदेश दिया, और वही चंद्रगुप्त जो बाद में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनता है। जब ये मगध की तरफ बढ़ने का प्रयास किया सिकंदर, तो मगध की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। जब मगध की ओर इसने कूच किया अपने सैनिकों को लेकर के, तो कई घटनाएं ऐसी मिलती हैं इतिहास में, जिसको कहा जाता है, जैसे कि पहली बात देखिए, जब ये पहुंचते हैं तो कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको देख करके सिकंदर की सेनाएं वापस जाने का मन बना लेती हैं और भारत पर आक्रमण करने से मुकर जाती हैं। हुआ क्या? अब इसको हम दो टॉपिक को कवर करेंगे इसी में। एक तो सिकंदर का प्रत्यावर्तन, मतलब सिकंदर का वापस जाना भारत से, और दूसरी बात कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो भारत से सिकंदर के वापस जाने के कारण क्या थे? अगर आप इसका एनालिसिस करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जब सिकंदर मगध की तरफ बढ़ता है और इसको जब ये ब्यास नदी के पास पहुंचता है, तो ब्यास नदी का जो जल स्तर है मित्रों, ब्यास नदी का जल स्तर इतना ज़्यादा उफान पे था और उसकी लहरें इतनी डरावनी और भयावह थी कि जिस तरह से उसने सिंधु नदी पर नाव बना करके, सिंधु नदी पर पुल बना करके, नाव का पुल बना करके इसने पार कर लिया था, सेम कंडीशन यहाँ पे नहीं थी। चूँकि ब्यास नदी का क्षेत्र बड़ा विशाल था और इतना डरावना था, इतना ज़्यादा यहाँ पानी लबालब था कि सिकंदर की सेनाओं ने जब इसको देखा तो उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया और सिकंदर की सेनाओं ने इस ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। विशेष तौर पर आप यहाँ पे ध्यान देंगे विद्यार्थियों, पूछा जाता है कि सिकंदर की सेनाओं ने किस नदी को पार करने से इनकार किया? सिकंदर की सेनाओं ने किस नदी को पार करने से इनकार किया? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती हैं। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसने क्या कहा कि मगध में घनानंद का शासन था। लगभग 6 लाख से ज़्यादा सेना लेकर के मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की जाती है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि जब घनानंद शासक था तो इसकी क्रूरता के चर्चे
इसका जो क्रूरपन था, इसका जो एक स्वेच्छाचारी शासक की छवि थी, वो पूरे भारत में कोने कोने पर व्याप्त थी। और जब सिकंदर की सेनाओं ने घनानंद की क्रूरता के बारे में सुना, इसकी विशाल सेना के बारे में सुना, विशाल साम्राज्य के बारे में सुना, तो उसका मनोबल टूट गया और उन्होंने ये कह दिया कि जब हम पोरस जैसे छोटे से शासक से निपटने में लगभग असफल हो गए थे, तो घनानंद जैसे बड़े शासक से निपट पाना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से सिकंदर की सेनाओं ने घनानंद के डर के मारे भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। तीसरा पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि सेना का मनोबल और थकान। सेना लगातार, जब से सिकंदर विश्व विजय का ख्वाब लेकर के निकला था मैसिडोनिया से, तब से साल दर साल सिकंदर की सेना युद्ध में व्यस्त थी और लगातार युद्ध करने के कारण वो थक चुकी थी। इसलिए सिकंदर की सेनाओं ने कहा कि अब बस, अब हम वापस ही जाएंगे। अगले कारण में हम देख सकते हैं कि परिवार की याद, चूंकि काफ़ी दिन हुआ था घर से निकले, परिवार की याद सता रही थी, इसलिए सिकंदर की सेनाओं ने कहा कि अब हम आगे युद्ध करने के लिए नहीं जा सकते, अब हमको यहीं से वापस जाने दीजिए। सिकंदर तमाम कोशिश करता रहा, बड़ा उत्तेजित भाषण दिया, लेकिन इस भाषण का, इस मोटिवेशन का कोई फर्क ना पड़ा उन सैनिकों पर और अंततः विवश होकर के सिकंदर ने अपने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया। लेकिन वापस जाते समय इसने दो भागों में अपने सैनिकों को फिर से बांटा। एक का नेतृत्व इसके सेनापति कर रहे थे जो जल मार्ग से, दूसरे स्थल मार्ग से सिकंदर वापस लौटा। ठीक है, तो वापस जाते समय जो भारत का अंतिम स्थान था, जिसे पाटल कहते हैं, तो पाटल नामक स्थान पर ये सिकंदर की अंतिम भारतीय विजय थी। ये हम कह सकते हैं कि भारतीय परिक्षेत्र अंतिम विजय पाटल के रूप में सिकंदर ने किया और फिर इसी के बाद सिकंदर वापस चला जाता सदैव सदैव के लिए। और अंततः जब बेबीलोन माने इराक पहुंचता है तो 323 ईसा पूर्व में, लगभग 3 साल बाद, माने पोरस के युद्ध के 3 साल बाद या हाइडे स्पीच के युद्ध के 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में एक क्षेत्र है इराक के बेबीलोन में, और इसकी अंतिम ख्वाहिश थी कि मुझे दफन किया जाएगा सिकंदरिया में, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो इसे दफन कर दिया गया। ये रही मित्रों महान सिकंदर की कहानी। लेकिन इसी कहानी से हमको सवाल भी खोज के निकालने जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम ये थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि भारत पर आक्रमण के इसके प्रभाव क्या रहे। जैसे आप अगर सिकंदर की बातों को देखेंगे या सिकंदर के साथ जितने यूनानी इतिहासकार भारत में आए थे, चाहे वो अरिस्टोबुलस हो, यहाँ पर हमने नाम लिखा है निरियाकस आनेसेक्रेटस अरिस्टोबुलस। फिर से सुन लीजिए, निरियाकस आनेसेक्रेटस अरिस्टोबुलस। ये जरूर आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बार बार पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी इतिहासकारों में कौन कौन है। तो इनके ग्रंथों और इनकी सूचनाओं को अगर आप अध्ययन में लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसके प्रभाव क्या थे। लेकिन अगर हम कुछ जैसे प्लूटार्क और स्मिथ की बात पर चर्चा करें, जैसे एडम स्मिथ एक माने जाने इतिहासकार माने जाते हैं। स्मिथ ने कहा कि सिकंदर आंधी की तरह भारत में आया और तूफान की तरह चला गया और भारत उससे अप्रभावित रहा। ये लाइन मैंने आधी लिखी, लेकिन आप ध्यान से सुन लेंगे। स्मिथ कहते हैं कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, उसके आने का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि इसके विपरीत प्लूटार्क कहता है कि भारत में अगर सिकंदर का आक्रमण ना होता तो भारत में बड़े बड़े राज्यों की, बड़े बड़े नगरों की स्थापना ना होती। तो कहीं हद तक ठीक भी है कि भारत में तो इसके प्रभाव के जो मुख्य कारण माने जाएंगे, भारत में सिकंदर के आक्रमण के जो मूल प्रभाव माने जाएंगे, वो तो पहली बात तो ये है कि सिकंदर का जो सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा मित्रों कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की राजनीति में एकता का सूत्रपात माना जाता है, जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। जैसा हमने बताया शुरू में ही कि जो भारत की राजनीति है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी थी। जो भारत के राजे महाराजे थे वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, और जब इस संघर्ष का फायदा किसी विदेशी ने उठाया तो पश्चिमोत्तर सीमा में सबसे पहली बार राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ, और उसका भी कारक था सिकंदर।
क्यों? सिकंदर ने वापस जाने से पहले अपनी सीमा का निर्धारण करने के लिए 12 वेदिकाओं का निर्माण करवाया और यूनानी देवताओं को समर्पित किया। यूनानी देवताओं को याद करके 12 यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण किया और अपने पूरे पश्चिमोत्तर साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया। 4 मेजर भाग में बांट करके 4 नेतृत्वकर्ता उसके सौंप दिए। कौन कौन से, ये देखते हैं। सबसे पहला काम किया इसने सिकंदर ने, जो पहला पार्ट, जैसे हमने कहा कि पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र को सिकंदर ने विजय किया था उसे कितने भाग में बांटा? 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में सबसे पहला इसने बांटा था सिंधु के उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र, जिसका मुखिया बनाया था उसने फिलिप को। सिंधु के आसपास जो उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र है उसको मिलाकर के एक भाग इसने बनाया और इसका नेतृत्वकर्ता बना दिया फिलिप को। और सिंधु तथा झेलम के बीच का क्षेत्र जो है इसने आंभिक को दे दिया। सिंधु और झेलम का क्षेत्र आप देखेंगे थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा। अब जो आंभिक को साम्राज्य का बंटवारा मिल रहा है उसमें परिवर्तन देख लीजिए कि सिंधु और झेलम का क्षेत्र अब दे दिया गया किसको? आंभिक को दे दिया गया, जबकि झेलम और ब्यास का क्षेत्र जो है वो पोरस को दे दिया गया। सिंधु के जो निचले पार्ट थे, जो निचला क्षेत्र था, वो बियोन क्षत्रप को दे दिया गया। तो इस तरीके से सिकंदर ने अपने पश्चिमोत्तर साम्राज्य का 4 हिस्सा किया और 4 हिस्सा करके 4 प्रमुख लोगों के हाथों में सुपुर्द कर दिया। सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में तमाम बड़े बड़े नगरों का निर्माण करवाया। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफाल। यहाँ पे हमने लिखा है सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकेफाल। तो सिकंदर अपने घोड़े को बड़ा प्रिय समझता था, बड़ा प्रेम करता था अपने घोड़े से। तो इसी घोड़े बुकेफाल के नाम पर इसने एक नगर बनाया जिसका नाम था बुकेफाल नगर। इसके अलावा सिकंदर ने अपने नाम पर सिकंदरिया और निकैया नगर की भी स्थापना की थी। इसी निकैया नगर को विजयनगर भी कहते हैं, लेकिन ये विजयनगर हरिहर बुक्का वाला नहीं था, ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे कि कितने 3 बातें हमने बताई। अपने घोड़े बुकेफाल के नाम पर बुकेफाल नगर, अपने नाम पर सिकंदरिया और निकैया नगर, 3 राज्यों या 3 बड़े नगरों की इसने स्थापना की थी। तो वास्तव में अगर पूरा का पूरा लेक्चर आपको पसंद आया हो मित्रों, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। कहीं भी अगर वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो आप बताइएगा, अगले लेक्चर में उसको हम समाधान उसका करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग मौर्योत्तर कालखंड में, जो मौर्यों के पतन के बाद जो भारत में छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, एक तो विदेशी और दूसरा देशी शक्तियों का, उस पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।